नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चालू स्वागत करता हूं। आज से हमारे आरक्षक, पुलिस आरक्षक जीडी, है ना, जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी और ट्रेड का जो वैकेंसी निकला था लगभग 2024 में निकला था, लगभग 5,900 कुछ पदों के लिए था। ये फिजिकल हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अब क्या होना है, रिटर्न होना है। तो आज से हम एमसीक्यूज की सीरीज चालू कर रहे हैं। जैसे हम कंटिन्यू लेके आते हैं, एडीओ में लाए, आबकारी आरक्षक में लाए, सीएमओ में लाए, वैसे ही यूट्यूब पर फ्री हम एमसीक्यूज कराएंगे और एमसीक्यूज के साथ वो पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे। और वो सीरीज आज से चालू हो रही है। काफी अच्छा दिन है किसके लिए? सीजी कांस्टेबल के लिए। जिन लोगों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर ली है, उत्तीर्ण कर लिए हैं, जिनका लिखित परीक्षा के लिए नाम आया है, उनको बहुत बहुत बधाई और आगे की तैयारी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सीरीज उन लोग के लिए है जिनका लिखित परीक्षा में नाम आया है और जो अगर सितंबर में परीक्षा दिलाएंगे। मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको इस एग्जाम के बारे में दे दूं। फिजिकल हो चुका है, अब होना है रिटर्न। रिटर्न सरल होगा, आबकारी आरक्षक से भी सरल पेपर आएगा, क्योंकि पुलिस आरक्षक का पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, सरल मतलब एकदम भी सरल नहीं आएगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पर जिसको कठिन नहीं कहा जा सकता। ठीक है दोस्तों, उसी लेवल का हमने क्वेश्चन भी डिसाइड किया है, क्वेश्चन भी फ्रेम किया है, वो अभी करेंगे। लगभग 80 क्वेश्चन है। सिलेबस के बारे में एक बार अपन थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। परीक्षा योजना आपको सीजी पुलिस की साइट में मिल जाएगा, है ना। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1 नंबर का एक पेपर होगा। पेपर कौन लेगा? व्यापम लेगा। बहुत बड़ी बात, आपने फॉर्म कहां भर फिल किया था? आपने फॉर्म फिल किया था पुलिस विभाग की वेबसाइट पर। पुलिस विभाग ने क्या कर दिया? पुलिस विभाग ने फिजिकल ले लिया। अब पूरा डेटा आपको कहां ट्रांसफर कर दिया है? वो व्यापम में। तो जिन लोग रिटर्न के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो व्यापम का जब लिंक ओपन होगा तो व्यापम में फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब वो लिखित परीक्षा में बैठ पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई हो चुके हैं वो फॉर्म कहां भरे थे? पुलिस की वेबसाइट में। फिजिकल में क्वालिफाई हो चुके हैं, पेपर कौन लेगा? व्यापम लेगा। तो व्यापम अगर पेपर लेगा तो अब आपको कहां रजिस्ट्रेशन करना है? व्यापम की साइट में रजिस्ट्रेशन करना है, जब लिंक ओपन होगा तब। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। इसीलिए जिनका भी नाम आया है वो ध्यान रखे, व्यापम की साइट का अवलोकन करते रहे और समय आने पर व्यापम की साइट में रजिस्ट्रेशन करें। वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और वहीं पे आप क्या दिलाओगे? एग्जाम दिलाओगे। तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कुल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 होंगे। सबसे बड़ी बात, गलत उत्तर देने पर कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। जय माता दी बोल के टिक लगा देना, सही हुआ तो अंदर, नहीं हुआ तो बाहर। ऐसा नहीं है भैया, सोच समझ के टिक लगाना। ठीक है। जय माता दी भी साथ उन्हीं का देता है जिनका पढ़ाई अच्छा होता है। ठीक है। एक लोटा जल सब मुश्किलों का हल, तब जब आप पढ़े रहोगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो एक लोटा जल भी कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान है, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद कुछ करता है। ठीक है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो बहुत अच्छा है, ये एक आपको सपोर्ट मिल गया। ठीक है। 4 भाग में पेपर होगा। पहला होगा सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय भारत का ज्ञान। दूसरा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़, आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तीसरा आपका रीजनिंग रहेगा। चौथा आपका मैथ्स रहेगा। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान कितना? 20 नंबर का। छत्तीसगढ़ आएगा 30 नंबर का। रीजनिंग आएगा 30 नंबर का। गणित आएगा 20 नंबर का। 20 नंबर का गणित आ रहा है, बहुत अच्छा है, कम है वेटेज। रीजनिंग भी बहुत सरल आएगा। कौन बड़ा कौन छोटा, ये इस पंक्ति में बैठा है, वो उस पंक्ति में बैठा है, ये 4 चिन्ह है, अगला 5वां चिन्ह क्या होगा। ठीक है। यही सब आएंगे, ज्यादा कठिन नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। तो इसमें से सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय और सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ी मैं पढ़ाऊंगा एमसीक्यू के माध्यम से। बचा हुआ बुद्धि क्षमता विश्लेषण, अंक गणित कौन पढ़ाएंगे? योगेन सर पढ़ाएंगे। ठीक है। दोनों कोर्स डिसाइड हो गया। अब इसमें देख लेते हैं अंदर है क्या क्या। अंदर है क्या क्या? भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आपका मेन जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भूगोल रहेगा। भूगोल में भी आपका भारत का भौतिक भूगोल ज्यादा फोकस रहेगा। भारत का संविधान, मेन टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, मेन टॉपिक पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नॉर्मल सा, कौन से रोग से, कौन सी बीमारी से क्या अंग प्रभावित होता है, कौन से टीके की खोज किसने की। ठीक है। प्रकाश,
है ना, दुनियादारी, जो भी बेसिक टॉपिक है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, भारत में कौन सी नए नृत्य कहाँ है, कौन सी कला कहाँ पे चलती है, ठीक है। समसामयिक घटनाएं एवं खेल, खेल पढ़ना है, खेल से करंट अफेयर्स और समसामयिक घटना। पर्यावरण, सामान्य पर्यावरण, ठीक, कैसे प्रदूषण होता है, खाद्य श्रृंखला, थोड़ा बहुत वो देख लेंगे। जो आपका इसमें एक बहुत अच्छा है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। सीपीयू पढ़ना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो भी रहते हैं कंप्यूटर के घटक वो पढ़ना है। आपको एमएस ऑफिस के भी सामान्य नियम पढ़ने हैं। कार्यालय में उपयोग के लिए एमएस ऑफिस देख लीजिए, ये दोनों थोड़ा आपको नया मिलेगा अभी, कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। अगला देख लेते हैं भाग 2, है ना, इसमें भी छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनगणना विशेष फोकस करेंगे क्योंकि अभी 2-3 बार हो गया जनगणना से क्वेश्चन गिर रहे हैं, ठीक है। नृत्य, कला, साहित्य, ये तो पढ़ना ही है। यहां भी देखना जनौला मुहावरे और हाना, छत्तीसगढ़ के 1-2 जनौला मुहावरे आएंगे, उसको भी करना है, ठीक है। 30 त्योहार पूछ ही रहा है। अर्थव्यवस्था, वन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय, पंचायती राज से 1-2 क्वेश्चन डन है, ठीक है। उद्योग पढ़ना ही है। समसामयिक घटनाएं, मेन है क्या, पुलिस की सामान्य जानकारी, है ना, पुलिस कितने रेंज है, कितना पुलिस रेंज है, कितने थाने हैं, ये भी थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेंगे। तो ये 2 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आप आते हो, है ना, रीजनिंग में, तो कुछ नहीं है, इस भाग में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क करना, है ना, कि क्या सभी कुत्ते शेर है, सभी शेर ये है, वो सब देखना। संबंध देखना है, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, है ना, ब्लड रिलेशन देखना है आपको, ठीक है। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। विषम को पहचानिए, इनमें से क्या विषम नहीं है, अब लिख देगा क्या, है ना, नदी, पर्वत, पठार, हवाई जहाज, क्या इसमें से संबंधित नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, नदी, पर्वत, पठार तो सामान्य भूगोल है। विषमता को पहचानिए, अंकिक श्रेणी, नंबर सीरीज आएगा दोस्तों, ठीक है। चित्रों द्वारा संबंध देखना, 4 चित्र ये हैं, 5वां कौन सा होगा। सांकेतिक भाषा, है ना, किसी भाषा में सिस्टर को ये लिख दिया जाता है तो मदर को क्या लिख दिया जाएगा। छिपे हुए चित्र, ठीक है, कि ये चित्र कौन सा, इसके अंदर कौन सा चित्र छिपा हुआ है। वर्ग एवं अंकगणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, संचार कौशल भी है इसमें। तार्किक और विश्लेषक क्षमता, निर्णय और निर्णय, हाँ आपको निर्णय भी करना है भैया। अब अंक गणित में नॉर्मल जो आपके गणित है वो है, देख लो, प्रॉफिट लॉस है ना, समय दूरी है ना, कार्य है, ठीक है, प्रतिशत है, ब्याज है, समानुपात, अनुपात है, यही सब सामान्य गणित है, ज्यादा कठिन नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। इसमें से आपको सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय और सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी 2 चीज आपको योगेन साहू सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज से अपन श्री गणेश करते हैं, बहुत बढ़िया दिन है, ठीक दोस्तों। आप लोगों का जो प्यार मिला एडीओ में और आबकारी आरक्षक में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ, यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, बहुत सारे जो क्वेश्चन है हमने जो पढ़ाया था तो आया था, और बहुत से टॉपिक भी आए थे, ठीक है। अगर जिनको लगता है कि नहीं आया है तो मंच खुला है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो ना पढ़ें, ठीक है। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति विषयक स्वतंत्रता, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, है ना। पर एक चीज याद रखना, कहीं भी जाओ पढ़ना तो पढ़ेगा ही, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, जहां से भी करो बहुत जबरदस्त तैयारी करो और एक नौकरी रखो अपने पास, एक पोस्ट लो, ठीक है। नहीं पसंद आ रहा दूसरा देखो, दूसरा नहीं तीसरा देखो, लेकिन पढ़ाई करो। मेन मोटो क्या है, पढ़ना, पढ़ना और नौकरी लगाना। मैं इसीलिए आप लोग को अप्रिशिएट करता हूं कि कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो लेकिन पढ़ाई करो। चलो ये हो गया सिलेबस। सिलेबस के बाद आज अपन अपना पहला पेपर देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और आपका भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है। एमसीक्यू, इस छत्तीसगढ़ आरक्षक एमसीक्यू 1, ठीक है दोस्तों। मैं पेपर चालू करने से, इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, हम थोड़ा बेसिक को टच ज्यादा करेंगे, बेसिक को टच करते हुए चलेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा, फिजिकल अच्छा फिजिकल निकल गया है और पढ़ाई बहुत ज्यादा उन लोग किए नहीं है, तो हमको उनको भी साथ लेके चलना है। चूंकि आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा है, ठीक है, 10वीं 12वीं वाले बहुत से स्टूडेंट होंगे, जो कई लोग तो ऐसे होंगे जो पढ़ाई नहीं किए हैं,
चालू करेंगे, इस भर्ती से पढ़ाई को चालू करेंगे, तो हमको हमारे उन भाइयों को भी साथ लेके चलना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। कुछ कमेंट आए थे कि आबकारी आरक्षक का पेपर आपके अनुसार कैसा था। आबकारी आरक्षक का पेपर कठिन तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट से एक लेवल नीचे था। 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ही डिसाइडिंग है, बाकी बहुत सरल आए थे। ठीक है, तो भैया आबकारी आरक्षक के पेपर को आप कठिन नहीं बोल सकते अगर आप पढ़ाई किए हो तो। ठीक है, तो इसमें भी हम जो नीचे स्तर के हमारे जो अभी बिगनर है, जो अभी चालू कर रहे हैं पढ़ाई, उन अपने दोस्तों को साथ लेने के लिए भी बहुत बेसिक से अपन चालू करेंगे। चलिए अभी आज का पहला क्वेश्चन श्री गणेश करते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? कोई देश तरक्की कर रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको मापते कैसे है? यह अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। तो आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जब देश की जनसंख्या को डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आती कि एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है। तो जिसके यहां जितना ज्यादा पैसा रहेगा वो सबसे टॉप का रहेगा। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, भारत 5वें नंबर पर है। ठीक, चौथे या 5वें नंबर पर है, कमेंट करके बताइए। मैं बताया था अमेरिका, हमसे नीचे जापान है, और हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपए है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय पूछा था, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,62,870 रुपए। ये योगेंद्र साहू सर ने अपने 70 क्वेश्चन में से एक में कराया था। ठीक है, चलो ये पूछा भी गया था। तो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है 1,62,870 रुपए। और किसी देश की वृद्धि को, उसके विकास को मापना है तो हमको प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं। ठीक, ये हो गया। चलो प्रति व्यक्ति आय भी हो गया। अब ये जो जीडीपी निकालते हैं, तो जीडीपी निकालने का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष ये इसलिए बता रहा हूं, आगे आ जाएगा। आधार वर्ष है 2011-12 के, है ना, मूल्यों के अनुसार। नवीनतम आधार वर्ष क्या डिसाइड किया गया है ये पूछेगा। नवीन आधार वर्ष क्या है? 2022-2023 नवीन आधार वर्ष है, जिसको फरवरी 2026 से यूज किया जाएगा। अब आधार वर्ष 2011-12 बदलकर आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आप याद रखिएगा। तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1,62,870, इसके पहले 1,48,000 या 42,000 था। ठीक है, नवीन आधार वर्ष क्या है हमारे यहाँ? नवीन आधार वर्ष है 2022-2023, जो फरवरी 2026 से यूज होगा। किसकी गणना के लिए? जीडीपी की गणना के लिए। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास निर्देशांक में शामिल नहीं है? आपको पता है मानव विकास में भारत का इस साल रैंक क्या है? 193 देश में। टोटल कितने देश है? 193, उसमें भारत का रैंक है 130वां। भारत का रैंक है 130वां। भारत को कितना अंक मिला है? 0.685, 0.685। और हमारे यहां मानव विकास कौन से रेंज का है? मध्यम रेंज का। कौन से रेंज का? मध्यम रेंज का। बहुत अच्छा नहीं है। मानव विकास 3 चीजों पर लागू किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की इच्छा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। अगर हमारे यहां बच्चे ज्यादा मर नहीं रहे, बच्चे जिंदा है, और साक्षरता दर बहुत अच्छी है और प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, तो हमारा मानव विकास बहुत आगे चल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4-5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हमारा प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख। कितना? 2 लाख। साक्षरता दर है हमारे यहाँ 74%। जीवन प्रत्याशा, हमारे यहां आज भी पैदा होते बहुत से बच्चे मर जाते हैं, तो इसलिए हम मध्यम श्रेणी में हैं। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं होता है? मानव विकास सूचकांक में रोजगार की दर शामिल नहीं होती है। यह मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता। मानव विकास सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है? 1990 से। कब से? 1990 से। ठीक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी पूछा जाता है, यूएनडीपी, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और मानव विकास सूचकांक बनाया कौन है? अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा पेश की। ये हो गया ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन, मैं पहले ही बोला दोस्तों, अपन क्या है बेसिक से कवर करते चलेंगे, अपने नए दोस्तों को भी साथ लेके चलना है। ठीक है,
चलो, सुप्रीम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? सर हम तो पढ़े हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। हाँ भैया, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। सबसे पहले है ना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कहां? दिल्ली, कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एप्पे। कौन? एलिजा एप्पे। एलिजा एप्पे, ठीक है, एलिजा एप्पे। तो क्या किए ये एलिजा एप्पे? एक राजा थे, राजा नंद कुमार बंगाल के, उनको जबरदस्ती फांसी की सजा सुना दिए थे। जब आप लॉ वॉ करोगे ना तो न्यायिक हत्या, जबरदस्ती कानून में फंसा के न्यायिक हत्या की गई थी राजा नंद कुमार की, ठीक है। तो एलिजा एप्पे प्रथम न्यायाधीश थे। सबसे पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या बना था? आपका सुप्रीम कोर्ट कहां बना था? कलकत्ता में। और जो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा बना है। दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा बना है। केंद्रीय कोर्ट सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। दोनों चीजें समझ आ गई। पहले न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के एलिजा एप्पे, ठीक है। 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोल लेते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसी को बोलते हैं फूट डालो और राज करो की शासन। क्या? फूट डालो और राज करो का शासन, है ना। 1909 के अधिनियम को पाकिस्तानियों को क्या? पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, ठीक है। 1919 के अधिनियम को मार्ले चेम्सफोर्ड, मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ठीक है। 1919 के अधिनियम को, ठीक, यह समझ में आ गया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, इसी को फूट डालो राज करो की शासन कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन आता है, भारत में साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन आया था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने। कब बना था? 1927 में बना था, ठीक है। और आया कब? 3 फरवरी 1928 को। कहां पहुंचा? बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए उसको व्हाइटमैन्स कमीशन कहा जाता है। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में, ठीक है, लाठी लगने से, किसकी? आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन समय में नाम याद नहीं आता। लाला लाजपत राय, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, है ना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। किस लिए? सिर में लाठी लगने से, ठीक है। और उन्होंने कहा मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत का कील बनेगी, मतलब तुम मेरे को मारोगे और अपनी कब्र खोदोगे। इन समय में नाम याद नहीं आता, चलो ठीक है। तो ये पूछा जाता है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए मार्ले चेम्सफोर्ड, है ना, इसकी समीक्षा करने के लिए क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। चलियो, ये हो गया पूरी चीजें, जितनी चीजें सबको एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और क्या है? भारत के कितने राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे यहाँ। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है आपका क्या? शपथ। क्या? शपथ। जो शपथ लेते हैं, पहली अनुसूची में
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, कौन किस चीज की शपथ लेता है यह कहा गया। संविधान में कितनी अनुसूची है जी, 12 अनुसूची है, पूरी देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण, है ना। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। पांचवी अनुसूची में आपका जनजातीय क्षेत्रों का, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्र, कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का क्या, प्रशासन, ठीक है। छठवीं हो गई। सातवीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन किसमें, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। आठवीं अनुसूची मोस्ट क्या, भाषा, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा, छत्तीसगढ़ को भी शामिल करने का प्रावधान चल रहा है। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, भूमि सुधार, इसको भूमि सुधार बोलते हैं, लेकिन इसमें वो कानून है जो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक परीक्षण से बाहर रखे गए 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, पंचायती राज, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगरीय प्रशासन, क्या, नगरीय प्रशासन। ये 12 अनुसूची हो गई, ठीक है। पहली अनुसूची में भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते, दूसरी नहीं बताया ना मैं, दूसरी वेतन और भत्ते, वेतन किसको कितना वेतन मिलता है उसका बात कहा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ, कौन सा पदाधिकारी किस चीज की शपथ लेता है। चौथी अनुसूची में कौन से राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी वो कहा गया है, हमारे यहां 5 राज्यसभा सीट है ना। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, है ना। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का प्रशासन। सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 चीजें हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर दोनों में विवाद होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा। फिर आता है अवशिष्ट सूची, जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है वो किसमें जाएगा, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। 8वीं में क्या है, 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाएं हैं, हमारे 22 भाषा है संविधान में, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार और वो कानून जिनको न्यायिक परीक्षण से बाहर रखा गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, कि कोई आदमी अपना दल छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाएगा। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, 29वीं से। 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, है ना, 74वां संविधान संशोधन, नगरीय प्रशासन, 18वीं से। ये 12 अनुसूची हो गई, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलो, मैग्नीज का उपयोग अधिक मात्रा में किस उपयोग में किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग अधिक मात्रा में लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो नॉर्मल से बात है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा कब हुई। बंगाल विभाजन कब हुआ, आपको पता है 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। कौन आपके, कौन किए थे बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन, ये भी पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कौन किया, कर्जन किया, ठीक है। बंगाल विभाजन कर्जन किया, कब किया, 1905 में। घोषणा कब हुई, घोषणा हुई जुलाई में, है ना, 20 जुलाई को घोषणा हुई, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, है ना। और लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 लागू कब हुआ बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस। क्या मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस। ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, ठीक है। कौन सा आपका वो चला, कौन सा आंदोलन चला बंगाल विभाजन के लिए, आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में। गीत कौन सा गाया गया,
गीत गाया गया अमार सोनार बंगला, और यही आगे जाके क्या बना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, कहानी खत्म। बंगाल विभाजन जो पूछना है पूछ लो, अपन तो सब पढ़े। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किसको, भारतीयों को तोड़ने के लिए घोषणा की, 20 जुलाई 1905। ये लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर को क्या किया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया कि हम साथ हैं, और गाना गाया गया अमार सोनार बंगला। यही बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया बाद में। ठीक है, और उसके बाद आंदोलन कौन सा चला, स्वदेशी आंदोलन। हम विदेशियों का कोई चीज भी उपयोग नहीं करेंगे। यही बंगाल विभाजन के, ठीक है, यही बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के कारण क्या हुआ, कांग्रेस में 1907 में सूरत फूट हो गई। ठीक है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया। चलो ये हो गया 1905 ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में नहीं मिलती, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन है, नहीं मिलती। ठीक है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती। आपको पता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन, नर्मदा, उसके बाद ताप्ती। ये दोनों कहां बहती है, ये दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। कहां, भ्रंश घाटी में। याद रखना, पूछा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। ये कहां बहती है, भ्रंश घाटी में। पूछते हैं पर भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, पेरियार नदी कहां बहती है, कर्नाटक। ठीक, ये सब कहां गिरती है, ये गिरती है आपकी अरब सागर में। कहां गिरती है, अरब सागर में। यमुना नदी कहां जाती है, यमुना नदी गंगा में मिलने के बाद कहां गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में। कहां मिलती है, प्रयाग में, जहां कुंभ लगा था। कहां, प्रयाग में, कुंभ। तो यमुना नदी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार कहां गिरती है, अरब सागर में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको पता है। गदर पार्टी की स्थापना बहुत पूछता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और मुख्य रूप से सहयोगी कौन थे इनके, सोहन सिंह भकना। कौन, सोहन सिंह भकना। ये दोनों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी की स्थापना की। कहां, सैन फ्रांसिस्को में। कहां, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। और इसी गदर पार्टी के को क्या कहा जाता था, युगांतर आश्रम। क्या, युगांतर आश्रम कहा जाता था। इस गदर पार्टी को युगांतर आश्रम कहा जाता था। ठीक है, तो पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने 1913 में। सोहन सिंह भकना भी थे सहयोगी। कहां, सैन फ्रांसिस्को में। क्यों, भारत की आजादी के लिए। और इसको युगांतर आश्रम भी कहा जाता है। चलो, मेगास्थनीज ने इंडिका, अभी 2-3 एग्जाम देख लो भैया, ये सब पुस्तकों के नाम पूछे जा रहे हैं। अभी लास्ट में भी पूछा, मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी किसे बताया था। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बताया था। किसको, पाटलिपुत्र को। अब एक चीज समझिए, ठीक है, हमारे यहां 325 में 325 ईसा पूर्व में कौन आया, सिकंदर आया। सिकंदर, ठीक है। सिकंदर की सेना ने किसको, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। झेलम वितस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर, हाइडेस्पेच का युद्ध बोलते हैं, झेलम वितस्ता का युद्ध सिकंदर की सेना के साथ, पोरस और सिकंदर की सेना के साथ। ठीक है, चलो ये हो गया 325। और 326 में सिकंदर यहां से चले गया। 333 में बेबीलोन में इसकी क्या हो गई, 326, हाँ 333 ईसा पूर्व में, 333 ही है नहीं, ठीक है। 325 में आया, 326 में चले गया। ठीक, सिकंदर, है ना। अब सिकंदर का सेनापति कौन था, कहानी सुन लो। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उत्तराधिकारी मेगास्थनीज। कौन, मेगास्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका, और इसमें मौर्य साम्राज्य का क्या किया, वर्णन किया। ठीक है, मेगास्थनीज लिखता है कि जब राजा महल से बाहर आता था, रैली निकालता था, तो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर बैठता था। ठीक है,
राजा के चारों ओर पेड़ पेड़ लेके चलते थे उसके सैनिक, जिस पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था, जो राजा का गुणगान करता था, उसके सिर के चारों ओर घूमता था। राजा लकड़ी के महल में रहता था, जो क्या बोलते पत्थर से नक्काशी किए हुए थे। ठीक है। राजा हर दिन एक कमरे में नहीं सोता था, कमरा बदल बदल के सोता था। राजा के खाना को खाने से पहले बावर्ची चेक करता था। मेगास्थनीज ने कहा है कि मौर्य साम्राज्य में ऐसी चींटियां हैं जो सोना खोदने का काम करती है। मेगास्थनीज ने कहा है मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है, पर थी, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहां की जनता सुख और समृद्ध है। ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसका उत्तराधिकारी था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी और कहां रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लोटो। तो प्लोटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका उत्तराधिकारी मेगास्थनीज, और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। कौन था? निर्याकस। पूरा वंशावली पढ़ लिए जी, पूछो जहां से जो पूछना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है क्या? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। ठीक है। और भारत और रसिया के मध्य क्या है? इंद्र है। भारत और रसिया के मध्य इंद्र है। ठीक है। भारत और रसिया के मध्य इंद्र है ना। चलो, भारत रसिया। धर्म गार्जियन किसका है? भारत जापान। जापान। ठीक। ठीक है। गरुड़ किसका है? भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ किसका है? भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। ठीक है। चलो, ये तीन सैन्य अभ्यास है ना, भारत और जापान के मध्य क्या है? धर्म गार्जियन। ठीक है। भारत और रसिया के मध्य इंद्र नौसेना। गरुड़ शक्ति किसके मध्य है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। हमारे कोई प्यारे स्टूडेंट ने किया, बोले सर पाकिस्तान के साथ हम कोई सैन्य अभ्यास नहीं करते क्या? पाकिस्तान के साथ जब मन करता है निकालते हैं हथियार, 2-3 गो रॉकेट दागते हैं, कहानी खत्म। उसके साथ लाइव मैच खेल लेते हैं अपन लोग, उनके साथ अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब मन किए मुआ दिए उनको। ठीक है। चलो, तो ये हो गया। ठीक है। सैन्य अभ्यास से भी अभी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा माहौल गर्म हुआ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? चलो, आरबीआई की स्थापना आपको पता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 1934 का अधिनियम। ठीक है। इसका प्रारंभ में मुख्यालय कहां था? प्रारंभ मुख्यालय था कलकत्ता। मुख्यालय कहां था? कलकत्ता। ठीक है। 1937 से मुख्यालय कहां आ गया? मुख्यालय आ गया बंबई। ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। आजादी के समय गवर्नर सी डी देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ
आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण के समय भी अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान है ना कौन? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा नाम से ही रईस लगते हैं। जैसे कौन सा गजनी में था ना संजय सिंघानिया, बहुत रईस था, वैसी आरबीआई सबसे बड़ा है तो उसका कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई की कहानी खत्म। देखो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में 1 अप्रैल को, है ना। अधिनियम था 1934 का अधिनियम। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण क्या हो गया? मतलब इसको सरकारी बना दिए। ठीक है। अब इसका प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का अकाउंट ईयर, लेखा वर्ष कब होता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है। बाकी सबका लेखा वर्ष कब से कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। पर आरबीआई का होता है 1 जुलाई से 30 जून। अब सुन लो, आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक। अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई से लेता है, अगर सरकार को लोन चाहिए तो आरबीआई से लेता है। ठीक है। आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है। बाजार में कितना पैसा रखना है और बाजार से कितने पैसे को कम करना है, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। और कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। सभी बैंकों को अपना रजिस्ट्रेशन कहां कराना पड़ता है? आरबीआई के पास कराना पड़ता है। ठीक है। चलो ये हो गया आरबीआई। ये पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताए हैं। जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? जीएसटी काउंसिल, ऐसी जीएसटी जो आज तक भी किसी को समझ नहीं आई। जीएसटी काउंसिल का प्रधान होता है वित्त मंत्री। अभी कौन है हमारे यहां वित्त मंत्री? नाम बताइए। नाम मत लो, उसको में भी टैक्स लग जाएगा नाम लेने में, है ना। जानते हो ना, हैरी पॉटर देखे हो ना, ये वही है जिसका नाम नहीं ले सकते। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। पता नहीं कितनी बैठक की है, आज तक जीएसटी किसी को समझ नहीं आया। आप जब पैसा कमाते हो तो टैक्स दोगे, पैसे को खर्च करते हो तो टैक्स दोगे, पैसे को जमा करोगे बैंक में तो टैक्स दोगे, पैसे को निकालोगे बैंक से तो टैक्स दोगे, कुछ चीज खरीदोगे तो टैक्स दोगे, कुछ चीज बेचोगे तो टैक्स दोगे। सोचो, एक ही आदमी सिर्फ टैक्स दे रहा है। अभी कहीं के स्कूल का छतवत गिर गया, है ना, कहीं के स्कूल का छतवत गिर गया। छत्तीसगढ़ का कि बाहर की घटना, ध्यान नहीं दे पाया हूं मैंने देखा नया रायपुर में हमारे मंत्रियों के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बड़े बड़े बंगले बने हैं 5-5, 600 करोड़ रुपए में। और हमारे स्कूल का जो भवन है वो जर्जर है, कभी प्लास्टर गिर रहा है, कभी खिड़की गिर रहा है, कभी दरवाजा नहीं है ना। मंत्रियों के बंगलों को भरी बारिश में भी पुतवा दिया जाता है जहां डिस्टेंपर धुल जा रहा है, लेकिन हमारे स्कूल के भवन नहीं बनाए जा रहे हैं। ठीक है। कितनी शर्मनाक बात है। वो नेताओं के लिए नहीं, हमारे लिए है कि हम वोट देते हैं ऐसे लोगों को, है ना। आप अपने अधिकारों को जानिए। आपके बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है पता नहीं वो कब गिर जाए। ठीक है। एक अच्छा था कि भाई स्वामी आत्मानंद के नाम से जो भी स्कूल बना, कम से कम उसका जीर्णोद्वार तो हो गया, स्कूल के बिल्डिंग बन गए, रंग रोगन एक से एक चीज लग गया। लेकिन आज आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, है ना, हालत क्या से क्या हो गई है। और यहां नेताओं और मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं। बढ़िया है। नहीं पढ़ेगा मेरा देश तभी तो अनपढ़ रहेगा मेरा देश, और तभी तो ऐसे ही नेताओं को चुनेगा मेरा देश। जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। अपनी आवाज बुलंद करो भैया, अपने अधिकारियों के लिए लड़ो। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? आपको पता है कि सबसे पहले हर में क्या है? वह भारत का नागरिक हो, है ना। आपको पता है कि विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। ठीक है। लोकसभा न्यूनतम आयु 25 साल, राज्यसभा न्यूनतम आयु 35 साल, विधान परिषद न्यूनतम आयु 35 साल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न्यूनतम आयु 30 साल, ये दोनों में 30 साल होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितना है? 35 साल है न्यूनतम आयु। तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल होना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना है 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है 30 साल होना चाहिए,
विधान परिषद का चुनाव लड़ना है 30 साल होना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना है 35 साल होना चाहिए, और पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो 25 साल की आयु पूरी कर चुका हो। आपको पता है, अभी मैं बताया कौन सी अनुसूची में शपथ, पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ। तो वह संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रारूप के अनुसार शपथ लेता हो, तभी वो क्या कर पाएगा, राज्य के विधानसभा में बैठ पाएगा। याद रखना, जो भी आदमी शपथ ग्रहण नहीं किया है वो विधानसभा या कोई भी संस्था की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, लेगा तो जुर्माना लग जाएगा। ऑप्शन सी 1 2 3। चलो, संविधान में निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या होगा, भारत होगा राज्यों का संघ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, संघों का राज्य नहीं है, राज्यों का संघ। अब पूरे भारत में 28 राज्य हैं और वही राज्य मिलकर क्या बना रहे हैं, भारत बना रहे हैं। इसीलिए भारत क्या है, राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों को प्रवेश, नए राज्यों को प्रवेश। अगर मान लो हम कोई युद्ध में नया जमीन जीतते हैं तो उसको भारत में कौन से अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और नाम और सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, यह संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद। पहले में कहा गया है भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया है नए राज्यों को प्रवेश दे सकते, अगर मान लो हम पाकिस्तान को मारे और लाहौर को जीत लिए, लाहौर कल से भारत में शामिल, तो वो अनुच्छेद 2 में आएगा। अनुच्छेद 3, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़े, मध्य प्रदेश की सीमा को परिवर्तित किए, उसका नाम परिवर्तित किए, आधी सीमा में क्या बना दिए, छत्तीसगढ़, नाम रख दिए छत्तीसगढ़, वो किस में आया, अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 का जो कार्रवाई है वो संविधान संशोधन नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है। और ये जो संशोधन होगा कौन से बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। तो चलो मैं बता दूं कि कोई भी नए राज्य का निर्माण संसद में किस बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से। राज्य बनाना है, बड़ा काम है करके विशेष बहुमत मत लगा देना, साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कोई संविधान संशोधन नहीं है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कोई संविधान संशोधन के तहत नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है। ठीक है, चलिए, तो नए राज्यों का निर्माण किसमें, अनुच्छेद 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है जी, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष, ये सब पूछे जाते तभी पढ़ाए जा रहे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही नहीं है, तो मैं इसको एकदम सरल भाषा में बताता हूं। आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकते हो। आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकते हो। यह हमेशा पूछता है, इससे कम और इससे अधिक ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते, है ना। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग कितना है, 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, गलत, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। 10,000 की आवृत्ति से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, नहीं, 20,000 से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं, पराश्रव्य, जिसको नहीं सुन सकते, पराश्रव्य, है ना, पराश्रव्य, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, चलो, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं पराश्रव्य, अल्ट्रासाउंड 20,000 से अधिक को हम 20 से 20,000 तक सुन सकते, उससे ऊपर नहीं सुन सकते। अब भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती है, बहुत सही, बिल्कुल सही। जब भी भूकंप आने वाला रहता है ना,
तो अल्ट्रासाउंड उत्पन्न होता है। और ये अल्ट्रासाउंड को कौन सुन सकता है? ये अल्ट्रासाउंड को चमगादड़, कुत्ता और ब्लू व्हेल, चमगादड़, कुत्ता और ब्लू व्हेल, इन लोग सुन सकते हैं। इसीलिए जब क्या होता है, भूकंप आने वाला रहता है, चमगादड़, चिड़िया लोग उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये 20,000 से ऊपर की ध्वनि सुनाई दे रही है। और उसके बाद कुत्ता भौंकता है। क्यों? क्योंकि उनको ये 20,000 से पहले की ध्वनि, 20,000 से अधिक की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसीलिए जब भी विपत्ति आने वाला रहता है, जानवरों को पता चल जाता है, क्योंकि उनमें यह क्षमता है। ठीक है, चलिए। और पराश्रव्य ध्वनि में आपका मेरे ख्याल से डॉल्फिन लोग बात करते हैं पानी के अंदर, यह भी है। ठीक है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, और इससे ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जब भूकंप आता है तो पराश्रव्य ध्वनि आती है। चूंकि हम पराश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसलिए हमको भूकंप का पता नहीं चलता। चमगादड़, कुत्ता, व्हेल और जानवर सुन सकते हैं, इनके लिए उनको पता चल जाता है। तो सही क्या नहीं है? 1 और 2 सही नहीं है, 3 सही है। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। ठीक है, ये रोग और उसके विटामिन पूछेंगे, है ना। आपको पता है विटामिन बी और सी किसमें घुल जाता है? पानी में। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के किसमें घुलता है? वसा में। जिसमें खून का थक्का जमाने के लिए, खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं है तो पूरा खून बह जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, खून का थक्का जमाने के लिए विटामिन के। अगला, नाथुला पास भारत में किस राज्य में? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा है दोस्तों सिक्किम में। सिक्किम में नाक जल गया, सिक्किम में। सिगड़ी में नाक जल गया, सिगड़ी में नाक जल गया। सिगड़ी से सिक्किम, ना से नाथुला, ना से नाथुला, और जल गया से जेलेपला, ना से नाथुला और जल गया से जेलेपला, जेलेपला दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा होता है 2 पहाड़ से बीच के जाने का रास्ता। इधर पर्वत है, इधर पर्वत है, ये बड़े बड़े पर्वत है, और यहां से रास्ता है, ये क्या कहलाएगा? दर्रा। ठीक है, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। याद रखना, कनिष्क के शासन काल को भारतीय इतिहास में आर्थिक का स्वर्ण युग कहा जाता है, आर्थिक स्थिति का स्वर्ण युग। यही नाथुला दर्रा से हम चीन से रेशम का व्यापार करते थे, इसीलिए रेशम मार्ग गुजरता है नाथुला दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में है आपका दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। और कौन सा दर्रा? सेला दर्रा, यह भी पूछा जाता है, दीफू दर्रा और सेला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में ही यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग कब करता है? तो याद रखना, जो गद्दी में बैठा है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति, दोनों अपना वोट कब देंगे? जब दोनों पार्टी का वोट बराबर हो जाएगा तब निर्णायक मत देंगे। याद रखना, स्पीकर और जो सभापति है वो अपनी पार्टी को छोड़ के, उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। वो जब स्पीकर बन जाते हैं तो वो अपनी पार्टी का पक्ष नहीं ले सकते, सबका न्याय करेंगे वो। ठीक है, तो दल बदल कानून स्पीकर पर लागू नहीं होता। कब देते हैं? निर्णायक समान मत आने पर। जब ड्रॉ हो जाएगा तब निर्णायक मत देंगे। ठीक है, अगर दोनों तरफ वोटिंग हुआ और बराबर हो गया तब निर्णायक मत देंगे, सामान्य स्थिति में नहीं देते। याद रखना, स्पीकर लोग सामान्य स्थिति में मत नहीं देते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालिस्तान पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदानों और प्रायद्वीपीय पठारों को अलग करती है। ठीक है, आपको पता है ये नीचे का ट्रायंगल भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, ये नीचे का ट्रायंगल भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और यहां पर है विंध्याचल पर्वत। क्या है? विंध्याचल पर्वत। इसी पर्वत के कारण जो यहां हिमालय से नदी निकलती है वो इधर आके ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और इसी पर्वत के कारण ये जो इधर से नदियां निकलती है वो या तो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी। मतलब भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत कौन है? विंध्याचल पर्वत।
इसी पर्वत के कारण उत्तर भारत की नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दक्षिण भारत में नहीं आएगी, और इधर की नदी नीचे की ओर बहती है। ठीक है, तो कौन सा पर्वत अलग करता है? विंध्याचल पर्वत अलग करता है, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत। भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां है? भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? ये खारे पानी के मगरमच्छ के लिए, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? अपने मैग्रोव वन, मैग्रोव वन के लिए, मैग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बड़ा मैग्रोव वन है कौन सा? भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान। मैग्रोव वन जो दलदली क्षेत्र में वन है, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत जीव जंतु रहते हैं वहां, तो मैग्रोव वन के लिए और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान। असम में क्या है जी? असम में है कांजीरंगा। कांजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन का वहन करने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? अब भैया आपके खून में, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन खून के माध्यम से पहुंचता है, और इस ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। ठीक है, चलिए हीमोग्लोबिन हो गया। और हीमोग्लोबिन इसी क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसका जन्म कहां होता है? इनका जन्म होता है अस्थि मज्जा में। कहां? अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो रखते हैं, है ना, अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। इनकी मृत्यु कहां होती है? इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। कहां? प्लीहा में। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? प्लीहा को। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन किस में जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या होगा? जब आपका एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल, तो हंसिया के आकार का हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन वहन करने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, इसी को आरबीसी बोल दो। आरबीसी कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। मृत्यु होती है प्लीहा में। और छोटे बच्चों में आरबीसी कहां बनता है? प्लीहा में बनता है। ठीक है, जितना मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित पशुपति की मुहर पर कौन से पशु का अंकन नहीं है? है ना, तो कौन से पशु का अंकन नहीं है? बाघ और शेर का अंकन नहीं है, हाथी, गैंडा और बैल का अंकन है। किसमें? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित पशुपति की मुहर पर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है ना। तो ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डाप्सन इकाई से। किससे? डाप्सन इकाई से। याद रखना, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? वायुमंडलीय घटना होती है। वायुमंडलीय घटना, पानी गिरना, बादल गरजना। उसके ऊपर जाएगा क्या? समताप मंडल। क्या? समताप मंडल। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। क्या पाया जाता है? ओजोन परत। O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, हल्की नीली गैस होती है जो पराबैंगनी किरणों से रोकती है, O3, है ना। किससे नापते हैं इसको? डाप्सन। इसकी मोटाई किससे नापते हैं? डाप्सन से नापते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को खराब कर देता है। ठीक है, ओजोन परत को खराब कर देता है, जिससे पराबैंगनी किरणें अंदर आने लगती है। ठीक, तो पूछा जाता है समताप मंडल में कहां है ओजोन परत? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। याद रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन परत। ठीक है, एक कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। और एक वियना सम्मेलन, ये भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? माजुली नदी द्वीप, नदी द्वारा एक द्वीप बनाया गया है।
जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। कहां? असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम में। और इसको 2016 में क्या जिला बनाया है? 2016 में क्या बना है? ये जिला बना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कहां? चीन में दिहांग देबांग के नाम से बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है हमको परेशान करने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहां प्रतिष्ठापित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से, कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। ठीक है, अनुच्छेद 40 इसमें ABCD है, वो अभी नहीं बता रहा हूं। 40 ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। 44 समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता। 2025 में सिविल संहिता कौन लागू किया? उत्तराखंड। उसके बाद अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, मतलब कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुख्य अनुच्छेद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसका सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज लिखी है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सरकार चाहेगी। तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ठीक है, चलो मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किससे? अमेरिका से। जो मेरा पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र सीरीज है 100 क्वेश्चन का, उसको अगर आप एक बार देख लोगे आपका पूरा पॉलिटी क्लियर हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ऑफ जजमेंट भी लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। किसे? चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, है ना। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सर इतना समझ सरल आएगा? हाँ भाई आएगा। ठीक है, चलो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बीट में। किसमें? बीट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बीट में, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? 32 बीट का सॉफ्टवेयर है, 64 बीट का सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें एक बार में 32 शब्द जाएंगे, इसमें एक बार में 64 शब्द जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर भी जो हाई क्वालिटी के रहते हैं 64 बीट के रहते हैं, और जो नॉर्मल रहते हैं 32 बीट के रहते हैं। तो कंप्यूटर की लंबाई बीट में मापते हैं, है ना। 4 बीट बराबर 1 निबल, है ना। और 8 बीट बराबर 1 बाइट, 8 बीट बराबर 1 बाइट, है ना। और 1000 बाइट बराबर 1 केबी। ठीक है, 1000 केबी बराबर 1 एमबी। ठीक है, 1000 केबी बराबर 1 एमबी। ठीक, और 1000 एमबी बराबर 1 जीबी। भारत अभी जीबी में ही है। और 1000 जीबी बराबर 1 टीबी। टीबी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 1024 टीबी, 1000 बोल रहा हूं मतलब 1024, है ना। सबसे पहले सबसे सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं? बीट।
4 बीट का एक निबल होता है, ठीक है, और 8 बीट का एक बाइट होता है। 1024 बाइट का 1024 बाइट का एक किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट का 1024 किलो बाइट का एक मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट का 1024 मेगाबाइट का 1000 गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट का एक टेराबाइट होगा। 1000 टेराबाइट का 1000 टेराबाइट का क्या होगा? 1000 पीबी पेटाबाइट, है ना। 1024 टीबी का एक पीबी और 1024 पीबी का 1024 पीबी का होगा एक ईबी। 1024 ईबी का होगा एक जेड बी। 1024 जेड बी का होगा एक वाई बी। इतना सारा याद नहीं है, आप टीबी तक याद करके रखिए, पूछा जाएगा। 4 बीट में एक निबल, 8 बीट में एक बाइट, मतलब एक बाइट में 2 निबल, है ना। 1024 बाइट कितना? 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट कितना? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट कितना? 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट कितना? 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट कितना? 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट कितना? 1 हेक्साबाइट। 1024 हेक्साबाइट कितना? 1 जोटाबाइट। 1024 जोटाबाइट कितना? 1 योटाबाइट। इसके बाद और भी आता है 2 ठोक, ठीक है। चलो ये पूछ देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन होता है? प्रिंटर 2 होते हैं, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर कागज को ऐसे छूता है और दबाता है, इंपैक्ट डाल के प्रिंट करता है, उसको बोलते हैं इंपैक्ट। जो कागज को दूर से लाइट से ही प्रिंट करता है उसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर, ठीक। अगला, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी किस प्रकार की होती है? अस्थाई प्रकार की। अस्थाई मतलब लाइट गोल होगा तो इस मेमोरी में जो चीज भी रहेगा वो उड़ जाएगा। एक होता है रैम और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो चीज रहेगा वो क्या होगा? हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। लाइट गोल होने पे भी खराब नहीं होगा। रैम में रखी चीज लाइट गोल होने में खराब हो जाती है ना, मिट जाती है। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थाई मेमोरी है, बहुत पूछता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा और तुलनात्मक कार्य करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एक होता है क्या आपका? मेमोरी यूनिट। और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो कंप्यूटर का वो भाग जो जोड़ घटाए और गणितीय क्रिया करता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। बहुत पूछता है। कंप्यूटर के सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो सबको कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट जो मेमोरी है, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो जोड़ घटाव करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर केवल जोड़ना और घटाना कर सकता है, पर उसमें हम लोग क्या करते हैं? गुणा भी करते हैं। अब आप मान लो 2 गुणा 2 लिखे हो तो कंप्यूटर क्या करेगा? 2 को 2 बार जोड़ देगा, 2 को 2 बार जोड़ देगा, ठीक है। तो जोड़ घटाव करता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, है ना। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहा जाता है मॉडिफायर की। इसके द्वारा दूसरे बटन को दबाने, इसको दबा के दूसरे बटन को दबाने पर उसके कार्य बदलते जाते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहा जाता है मॉडिफायर की। चलो छत्तीसगढ़ चालू हो गया। भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? विद्रोह तो आप पढ़ लेना भैया, एकदम रट लेना, हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ रहा है। भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर, है ना। गुंडाधुर नेतनार के जमींदार। कब हुआ भूमकाल विद्रोह? 1910 में। और इस विद्रोह में मुखबिरी कौन कर दिया था? सोनू माझी। मुखबिर कौन था? कैप्टन गेयर ने इसको क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। मुखबिर कौन था? सोनू माझी, ठीक है। चलो, भूमकाल के नेता कौन थे? गुंडाधुर। 1910 में हुआ ये। सोनू माझी इसके मुखबिर थे। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन,
है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि इसने भारत का एकीकरण किया था। जब भारत आजाद हुआ तो जो रियासतें थी वो भारत में शामिल नहीं हो रही थी, इन्होंने सबको शामिल कर लिया, इसीलिए इनको बोलते हैं भारत का क्या, बिस्मार्क। हमारे यहां 3 रियासत, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर, जूनागढ़ को किसमें, आपके मतदान के आधार पर, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? माटी तिहार मतलब जमीन की पूजा करना, खेत की मिट्टी या मिट्टी की पूजा करना। यह मनाया जाता है चैत्र माह में, और गोंड जनजाति द्वारा पृथ्वी की पूजा की जाती है। माटी तिहार पूछा जाता है, ठीक है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में। और चैत्र माह में सरहुल भी मनाया जाता है, जब साल वृक्ष फूलता है। अब चैत्र माह में खेत क्या है, खाली वाली हो जाता है, तो फिर पूजा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खुड़िया रानी नामक देवी का उपासक है? खुड़िया रानी नामक देवी की पूजा कौन करता है? कोरवा जनजाति लोग। कोरवा जनजाति खुड़िया रानी नामक देवी की पूजा करते हैं। उरांव लोग किसकी? सरना देवी की। किसकी? सरना देवी या साल वृक्ष की पूजा करते हैं। उरांव से तो एक क्वेश्चन पक्का है, 1,00,000%। उरांव लोग सरना देवी साल वृक्ष की पूजा करते हैं, साल वृक्ष के फूलने पर। कब? चैत्र माह में। और चैत्र माह में कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य कब किया जाता है? साल वृक्ष के फूलने पर, चैत्र माह में। एडीआई का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोरवा लोग खुड़िया रानी, उरांव, सरना, साल वृक्ष, सरहुल नृत्य करते, सरहुल त्योहार मनाते हैं। कंवर लोग किसका? सगराखंड। कंवर लोग के देवता कौन है? सगराखंड, ठीक है। सगराखंड सैनिक, अपने को कौरव के वंशज मानते, सैनिक मानते अपने को, है ना। कौन? आपको संत गुरु गहिरा गुरु किससे? कंवर जनजाति के थे, ठीक है। गुरावट क्या है? गुरावट है विनिमय विवाह। बहुत पूछता है, विनिमय विवाह, गुरावट। जब मान लो एक घर में एक लड़का लड़की है भाई बहन, दूसरे घर में एक लड़का लड़की है भाई बहन, तो ये लड़का इसकी बहन से शादी करेगा, ये लड़का उसकी बहन से शादी करेगा। उस लड़की की घर इस घर में बहू आएगी, इस लड़की की घर उस घर में बहू जाएगी, है ना। तो विनिमय, मैं अपनी लड़की तुम्हारे यहां ब्याह रहा हूं, तुम अपनी लड़की मेरे यहां भी ब्याह रहे हो, इसी को बोलते हैं गुरावट विवाह। क्या बोलते हैं? गुरावट विवाह। हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी ऐसे ही, तीन जगह ट्रायंगल बना था ऐसे, ठीक है। मेरी मम्मी यहां से यहां ससुराल आई, ठीक है। मेरे पापा की भांजी यहां से यहां ससुराल गई, और यहां की जो लड़की थी यहां से यहां ससुराल गई मेरे मामा के यहां। तो ऐसा गुरावट हुआ था 3 उसमें ट्रायंगल में, ठीक है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को क्या करते हैं? प्रेम विवाह। गंधर्व विवाह को क्या कहते हैं? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? लड़का लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। सेवा विवाह को क्या बोलते हैं? लमसेना विवाह। क्या? लमसेना विवाह। इसमें लड़का अगर वधु मूल्य नहीं चुका पाता तो लड़की के यहां जाके सेवा देता है। हट विवाह, हट विवाह में क्या करते हैं? लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाके रहने लगती है, इसको बोलते हैं हट विवाह, ठीक है। तो हट विवाह का प्रकार क्या है? ढुकू विवाह। ढुकू विवाह एक प्रकार का हट विवाह है, जो कौन सी जनजाति में चलता है? कोरवा जनजाति में। पूछा जाता है कोरवा जनजाति में हट विवाह को क्या कहते हैं? ढुकू विवाह, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? आपको पता है दमनच नृत्य करते हैं कोरवा लोग, कोरवा या पहाड़ी कोरवा। दमनच नृत्य, है ना, सबसे डरावना नृत्य, भय उत्पादक नृत्य बोलते हैं। सबसे डरावना, दमनच नाम से ही पता है। और किया कब जाता है? सुनोगे तो हंसोगे, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर सबसे डरावना नृत्य, क्यों? क्योंकि उसके बाद जिंदगी डरावनी होने वाली है। दमनच नृत्य सबसे डरावना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है पहाड़ी कोरवा के द्वारा। किसके द्वारा? पहाड़ी कोरवा के द्वारा। अब माड़िया के द्वारा, माड़िया के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जो बहुत पूछा जाता है, गौर या बाइसन हार्न नृत्य। बाइसन हार्न नृत्य, है ना, गौर नृत्य या बाइसन हार्न नृत्य। इसी नृत्य को वेरियल एनविल ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। किसको? गौर या बाइसन हार्न नृत्य। ऐसे टोपी रहेगा, ठीक है, ऐसे टोपी रहेगा, उसमें बाइसन हार्न का सींग लगा रहेगा,
और पूरा ऐसे कौड़ी की माला रहेगी, है ना, ये थोड़ा फनी बन गया, पूरा ऐसे कौड़ी की माला रहेगी, मुकुट पहन के नाचते हैं, उसी को बोलते हैं बाइसन हार नृत्य। ठीक है, ये हो गया। बैगा लोग कौन सा नृत्य करेंगे? बैगा लोग बिल्मा नृत्य करते हैं, बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य। मुरिया सबसे ज्यादा नृत्य करती है। मुरिया कौन कौन सा करती है? घोटुल पाटा, घोटुल पाटा, मुरिया जनजाति घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर। कब? मृत्यु के अवसर पर। और राजा जोलोकसाई की क्या करते हैं? गाथा गाते हैं। राजा जोलोकसाई की गाथा गाते, घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर। उसके बाद हुलकी पाटा, हुलकी पाटा, ये नृत्य सामान्य अवसर पर करते हैं। कब? सामान्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट माओ पाटा, माओ पाटा, तो माओ पाटा में यही बाइसन हार्न के सींग को पहन के क्या करते हैं? शिकार, शिकार नृत्य है। माओ पाटा कौन सा नृत्य है? शिकार नृत्य। बाइसन हार्न का शिकार करने के जो क्रिया है, कला है, उसका मंचन करते हैं माओ पाटा में, शिकार नृत्य। ठीक है, मुरिया घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर, हुलकी पाटा सामान्य, माओ पाटा शिकार में, माड़िया एक करती है गौर या बाइसन हार्न नृत्य। संसार का सबसे सुंदर नृत्य कौन बोला है? वेरियल एल्विन। दमनंच नृत्य कौन करते हैं? पहाड़ी कोरवा, कोरवा सबसे डरावना, विवाह में भय उत्पादक। बैगा करती है बिल्मा नृत्य। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान डीजीपी पुलिस के महानिदेशक कौन है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान डीजीपी है अरुण देव गौतम जी। कौन है? अरुण देव गौतम जी। ठीक है, अशोक जुनेजा का स्थान लिए साथ तक, अरुण देव गौतम जी। पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण, पंचायत के किस अनुच्छेद में स्थानों का आरक्षण कहा गया है? तो पंचायत के 243 डी में क्या है? आरक्षण है। पंचायती राज से एक क्वेश्चन डन है। 243 सी में क्या है? संरचना है, पर सरल आएगा क्वेश्चन, है ना। 243 बी में क्या है? गठन है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। ठीक है, तो 243 डी में आरक्षण है। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट। क्यों? नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी का मेला जांजगीर चांपा, दलहा पहाड़ में कहा? नाग पंचमी का मेला। परसों था नाग पंचमी, नाग पंचमी का मेला जांजगीर चांपा दलहा पहाड़। ठीक है, चलो ये पूछा जाता है नाग पंचमी में कहां मेला लगता है? दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा। और एक डभरा मेला, ये डभरा मेला लगता है रामनवमी में। कब? रामनवमी। और ये भी कहां लगता है? जांजगीर चांपा में लगता है। ठीक है, दोनों मेला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन लगातार 3 बार हो गया। कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्यों? मैकल श्रेणी के कारण। अब यहां राजनांदगांव और कवर्धा दोनों है, तो मैंने बताया था राजनांदगांव कवर्धा दोनों रहेगा, तो कवर्धा जिला को करना वृष्टि छाया प्रदेश में। ठीक है, राजनांदगांव भी है लेकिन कवर्धा ज्यादा है। ठीक है, तो मैकल श्रेणी हमारे यहां पश्चिम में है, कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश। ऐसा देश, ऐसा प्रदेश जहां बारिश कम होती है पहाड़ के कारण। बस्तर की जनजाति महिलाएं खिनवा कहां पहनती है? चूड़ी पटा खिनवा सजना ले आबे मोरे अंगना, गाना सुने हो ना। तो खिनवा पहनते हैं हम लोग कान में। खिनवा कहां पहनते हैं? कान में। कान में और क्या क्या पहनते हैं? कान का भैया याद कर लो, है ना। कान में और क्या क्या पहनते हैं? देखो, कान में पहनते हैं ढार, ढार। उसके बाद लुरकी, लुरकी, तितरी और तिलरी, तितरी और लुरकी, ढार, तितरी और तरकी, तरकी। कान में खिनवा पहनते हैं, ढार पहनते हैं, लुरकी पहनते हैं, तितरी और तरकी पहनते हैं। पैर में पहनते हैं पैरी, पैरी। उसके बाद लच्छा, उसके बाद तोड़ा। बहुत मोटा सांटी होता है तोड़ा, बहुत मोटा ऐसे ऐठन वाला तोड़ा रहता है, बहुत भारी रहता है। तोड़ा पैर में पहना जाता है। ठीक है, बाजू में, बाजू में क्या पहनते हैं? नागमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागमोरी। उसके बाद बहुटा, बहुटा और पहुंची। ठीक है, ये सब आभूषण है। बाजू में नागमोरी, यहां पहनेंगे बाजू में ये। ठीक है, आर्म्स में जहां बॉडी दिखाते हम लोग, नागमोरी, बहुटा, पहुंची।
कलाई में क्या पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं चूड़ी, ठीक है, चूड़ी, ऐंठी, ऐंठी हमारी दादी लोग पहनते थे, ऐंठी, ऐंठी। पूछा जाता है पटा, पटा और ककनी, है ना। पटा जिनके पति नहीं रहते हैं उन लोग पहनते हैं जहां तक पटा, ठीक है। चलो, घोटुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। घोटुल किसका युवा गृह है? घोटुल है मुरिया जनजाति का युवा गृह, है ना। घोटुल में क्या होता है? सामाजिक शिक्षा देते हैं और जीवन साथी का चुनाव करते हैं। सामाजिक शिक्षा, जीवन साथी का चुनाव और अपनी संस्कृति से क्या करते हैं? परिचित कराते हैं। युवा गृह, युवाओं का गृह कहां? मुरिया जनजाति में, घोटुल। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। रोजगार, सेवा भाव जागृत करना नहीं होगा। सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी का चुनाव करना, है ना। मुरिया का क्या है? घोटुल। उरांव का क्या है? धुमकुरिया, ठीक है। चलो, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? बहुत पूछा जाता है। अंगादेव ये कुल देवता होते हैं, काष्ठ से निर्माण करते हैं। ऐसे पालकी जैसे बनाएंगे लकड़ी का, पालकी जैसे ऐसे बनाते हैं लकड़ी का, उसको कंधे में लेके जाते हैं, पालकी का रूप दिया जाता है ना। तो अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? लकड़ी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोरवा जनजाति की मुख्य देवी क्या है? कोरवा जनजाति, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोरवा है ये। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है खुड़िया रानी, है ना। निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय करते हैं? है ना, गौर पशु, सिंगी पशु, गौर पशु का सिंग लगा के, किसमें? माओ पाटा। माओ पाटा में क्या होता है? ये एक शिकार नृत्य है। माओ पाटा में दिखाते हैं कि कैसे बाइसन हार्न का शिकार किया जाता है, माओ पाटा। और ये है ककसार नृत्य। ककसार नृत्य कौन करता है? ककसार नृत्य घोटुल के देवता, घोटुल के देवता कौन? लिंगोपेन। घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, क्या? माओ पाटा शिकार के लिए, ककसार नृत्य घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए, और हुल्की पाटा सामान्य नृत्य है, सामान्य नृत्य, ठीक है। ये तीनों नृत्य करते हैं मुरिया जनजाति। और एक होगा ककसाड़, वो ककसार है, ये होगा ककसाड़ नृत्य। ककसाड़ नृत्य करते हैं अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया, यहाड़ा यहाड़ा। ककसाड़ नृत्य अबूझ माड़िया, गोत्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। ककसार, ककसार बोलेगा तो घोटुल के देवता लिंगोपेन, ककसाड़ बोलेगा तो अबूझ माड़िया गोत्र देवता को, ठीक है। माओ पाटा एक शिकार नृत्य है। कामधेनु विश्वविद्यालय कहां है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय, कौन सा? कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख अनाज फसल कौन है? आपको पता है छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को किसकी संज्ञा दी जाती है? धान का कटोरा। चलिए भैया, आप लोग भी पानी आनी पी लीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? मक्का। क्या है? मक्का, है ना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक। मक्का धान के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अब मैं बता देता हूं समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य किसका? धान का। धान में भी कौन सा? सामान्य, सामान्य, ठीक है। धान सामान्य, धान सामान्य का 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य है आपका 2369। ग्रेड ए, ग्रेड ए के लिए 2389, ठीक है। हंसना मत, डिजिट जैसा याद हो वैसा याद कर लीजिए। तो धान का समर्थन मूल्य 2025-26 में पूछा जाएगा कितना है?
उनहत्तर और 2389, 2369 और 2389। 2024-25 में कितना था? 2024-25 में 2300 और 2320 रुपए था। दोनों में कितना? 69 रुपए बढ़ा है। तो इस साल कितना हो गया? 2369 और 2389। 69 के बाद 70, 89 के बाद 90। ठीक है। मक्के का समर्थन मूल्य कितना है? मक्के का समर्थन मूल्य है 2400 रुपए। ठीक। अब याद रखना, हमारे यहां समर्थन मूल्य में धान कौन खरीदता है? मार्कफेड खरीदता है। और समर्थन मूल्य में मक्का कौन खरीदता है? नान खरीदता है, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो आपको पता है हमारे यहां लोहा से, हमारे यहां लोहा से सबसे अधिक राजस्व मिलता है। लोहा की खुदाई से सबसे अधिक राजस्व मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला निम्नलिखित में से कौन है? अनुसूचित जाति बोल रहा है, तो याद रखना। ठीक है। हमारे यहां 11 क्या है? लोकसभा सीट। ठीक है। 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से एकमात्र आपका एससी सीट कौन सा है? जांजगीर चांपा। और आरक्षण कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर। तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहां है? जांजगीर चांपा। और न्यूनतम कहां आएगा? न्यूनतम आएगा आपका नारायणपुर। नारायणपुर ये है 18 जिलों के अनुसार। कितने? 18 जिलों के अनुसार। अब 27 जिलों के अनुसार देखोगे तो अभी भी सबसे ज्यादा कहां है? एससी जनसंख्या जांजगीर चांपा। और न्यूनतम कहां है? न्यूनतम है सुकमा। ठीक है। यह है आपका 27 जिलों के अनुसार। ठीक है। पर एक चीज याद रखना, हमारे यहां जो 11 लोकसभा सीट है, उसमें से एकमात्र सीट जांजगीर चांपा एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, इसमें मैं जनसंख्या से जुड़ी और आपको चीजें बता देता हूं। ठीक। हमारी छत्तीसगढ़ का जनसंख्या वृद्धि दर मैं लास्ट आपको पढ़ाया था किसमें? आबकारी आरक्षक के प्रैक्टिस सेट में, और वो आया भी था। तो हमारे यहां जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 22.61। खूब पूछा है, खूब। उसके बाद जनसंख्या घनत्व तो कितना है? जनसंख्या घनत्व तो है 189। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है आपका 991। और उसके बाद साक्षरता कितनी है? साक्षरता दर कितनी है? 70.28%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 80.27%। महिला साक्षरता दर कितनी है हमारे यहां? 60.24%। ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? दुर्ग। ठीक है। ये बेसिक डेटा है जो पूछे जाते हैं। 2001 से 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61, जनसंख्या घनत्व तो हमारा 189, भारत का 382, लिंगानुपात 991, भारत का 943, साक्षरता 70%, भारत की 74, पुरुष साक्षर हमारे यहाँ 80, महिला साक्षर 60%, है ना। तो यहां अपन ले लेते हैं आपका 27 जिले के हिसाब से, तो सुकमा और जांजगीर चांपा। तो सुकमा और जांजगीर चांपा है ही नहीं, तो इसको 18 जिले के अनुसार लेना पड़ेगा। तो 18 जिले के अनुसार क्या होगा? सुकमा और जांजगीर चांपा और नारायणपुर। ठीक है। 27 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जांजगीर चांपा, न्यूनतम सुकमा। 18 जिलों के अनुसार सर्वाधिक जांजगीर चांपा, न्यूनतम नारायणपुर। ठीक है। नारायणपुर 5 और 4, तो 5 और 4 18 जिलों के अनुसार दिया है। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है। शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। याद रखना, महानदी की सबसे
बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी कहां मिलते हैं? शिवरी नारायण में। कहां? शिवरी नारायण। कहां है ये? जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में। और शिवरी नारायण को क्या कहा जाता है? गुप्त प्रयाग। क्या कहा जाता है? गुप्त प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, गुप्त प्रयाग शिवरी नारायण। तीन नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोमो मंडल के अधिपति वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला के विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? तो याद करो, नोनल्ला से विवाह किया था कौन? रत्नदेव प्रथम। और नोनल्ला का कोई भाई, कोई पुत्र नहीं होने के कारण, नोनल्ला का कोई भाई नहीं होने के कारण पेंड्रा क्षेत्र किसको मिल गया था? पेंड्रा क्षेत्र किसको मिल गया था? रत्नदेव प्रथम को मिल गया था। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन सी? पेंड्रा। ठीक है, तो कोमो मंडल के अधिपति वज्जुक वर्मन की पुत्री नोनल्ला से विवाह किए रत्नदेव प्रथम, और उनको कौन सा दहेज में मिल गया? पेंड्रा क्षेत्र मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान है चांपा। यह क्या है? सबसे गर्म है। ठीक है, और ठंडा स्थान कहां है आपका? अंबिकापुर। अंबिकापुर में मैन पार्ट, और मैन पार्ट को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक है, यहां ऑप्शन के अनुसार हम अंबिकापुर लिए हैं। मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ किसकी रचना है? मोला गुरु बनई लेते ये किसकी रचना है? मोला गुरु बनई लेते डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। किसकी? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना है। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना। इनकी और रचना क्या है? सोनहा बिहान। सोनहा बिहान। उसके बाद ढोला मारू पूछा जाता है। ढोला मारू किसकी रचना है? नरेंद्र देव वर्मा। उसके बाद अपूर्वा। अपूर्वा। उसके बाद सुबह की तलाश। सुबह की तलाश। ये रचना आप याद रखिए। मोला गुरु बनई लेते डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, सोनहा बिहान, ढोला मारू, अपूर्वा, सुबह की तलाश। ठीक है, कहां से संबंधित है? बिलासपुर से। ठीक, चलो हो गया। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? हमारे यहां एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? हमारे यहां एकमात्र अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ना। अचानक मार्ग मुंगेली 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है 2005। बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र को घोषित होने के बाद वहां के पूरे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है। ऐसा माना जाता है पारिस्थितिक तंत्र पे इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उसको बचाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में आप एक पत्ता भी नहीं उठा सकते, वो भी क्या है? वहां के पूरे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। छेरछेरा कब मनाया जाता है? बहुत पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, है ना। पौष माह की पूर्णिमा को छेरछेरा। छेरी छेरा माई को ठीक धाल ला हेरी खेरा, धान मांगते हैं सब लोग जा जाके, है ना। तो छेरछेरा पौष माह की पूर्णिमा को। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था, आपको पता है, क्राफर्ड। अंतिम ब्रिटिश अधिकारी क्राफर्ड। सबसे पहले कौन था? एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडीस, फिर विल्किंस, फिर क्राफर्ड। इतने ब्रिटिश अधिकारी हुए। हमेशा पूछता है, एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया, विस्की पिलाया और कायर बनाया। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया, विस्की पिलाया और कायर बनाया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश अधिकारी। सबसे अंतिम क्राफर्ड, सबसे पहले कौन से है? एडमंड। चलो अगला देख लेते हैं। मृतक स्तंभ स्थापित करने का परंपरा किस जनजाति की विशेषता है?
मृतक स्तंभ, मृतक स्तंभ स्थापित करते माड़िया, कौन से? माड़िया। और माड़िया लोग के मृतक स्तंभ को क्या बोलते हैं? हनालगट्टा। क्या? हनालगट्टा। हनालगट्टा, लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं जहां मरते हैं उसके ऊपर। ठीक है। कुरुख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उरांव से तो एक आना ही है। कुरुख किस जनजाति की मातृभाषा है ना? तो कुरुख है उरांव जनजाति की। कौन सी? उरांव। उरांव लोग कुरुख बोलते हैं और सदरी बोलते हैं। सदरी कहां चलता है? जसपुर क्षेत्र में। उरांव अंबिकापुर जसपुर क्षेत्र में है। ठीक है। कौन से भाषा परिवार का है ये? मुंडा भाषा परिवार का होगा। मुंडा नहीं, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है ना? उरांव कौन से भाषा परिवार में आता है? द्रविड़। किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार। आपका हल्बी छत्तीसगढ़ी, हल्बी छत्तीसगढ़ी किसमें आएगा? आर्य भाषा परिवार। उसके बाद कोरकू, कोरवा, माझी किसमें? मुंडा। द्रविड़ में उरांव। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। वर्ष 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले थे? तो आपको बता दूं, वर्तमान में, अभी वर्तमान में लेते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? वर्तमान में 33 जिले हैं, जिसमें से 11 जिले क्या है? भू आवेष्टित। क्या है? भू आवेष्टित। भू आवेष्टित मतलब लैंड लॉक, ऐसे जिले जो किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं हैं, जो ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा में नहीं है, वैसे जिले कितने हैं? 11। और 22 जिले, हमारे छत्तीसगढ़ के 22 जिले दूसरे राज्य की सीमा को टच करते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सबसे ऊपर है यूपी, उसके बाद यहां है झारखंड, उसके बाद यहां से यहां है उड़ीसा। ठीक है। यहां है आंध्र प्रदेश, यहां है तेलंगाना। ठीक है। यहां है महाराष्ट्र और यहां है मध्य प्रदेश। कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7। छत्तीसगढ़ 7 जिलों को छूता है, जिसमें सबसे लंबा किसको छूता है? उड़ीसा को। ठीक है, यहां तक हो गया। तो कौन सा जिला अपने यहां नहीं है? बिहार नहीं है, बिहार की सीमा को नहीं छूता। आंध्र प्रदेश, ये देखो सबसे छोटा सीमा आंध्र प्रदेश, उसके बाद नीचे तेलंगाना, उसके बाद ये ऊपर झारखंड, इधर यूपी, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। कौन लिखे हैं? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, है ना? ये क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, स्कूलों में इसको गाते हैं। ठीक है, चलो नरेंद्र देव वर्मा लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक, वर्तमान में तो अरुण देव गौतम है, प्रथम कौन थे? श्री मोहन शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल, और छत्तीसगढ़ पीएससी के, सीजीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष भी श्री मोहन शुक्ल थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किसने किया? आपको पता है, हमारे यहाँ सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल माने जाते हैं। 1907 में छात्र हड़ताल, उसके बाद 1920, 1924, 1937 में क्या? बीएनसी मिल हड़ताल। ठीक है। और इनको अर्जुन की संज्ञा दी गई सविनय अवज्ञा आंदोलन में, 5 पांडव में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में सहकारिता के युग पुरुष माने जाते हैं, इनके नाम से सहकारिता का इनाम भी दिया जाता है। 1907 में भारत की प्रथम छात्र हड़ताल, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में बीएनसी मिल में 3 बार हड़ताल करा है, 1920, 24, 37। 1920 में हड़ताल को समाप्त करने के लिए श्रमिक नेता वीवी गिरी आए। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे, है ना? 1900 में
छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित किया। कहां? पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। सहयोगी कौन थे? रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर ये सहयोगी थे। ये क्या थी? मासिक थी। ये क्या थी? मासिक थी। ठीक है, महीने में एक बार छपती थी। पैसे की कमी के कारण बंद हो गया। तो छत्तीसगढ़ में पहला समाचार पत्र कौन? माधवराव सप्रे ने चालू किया। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में, पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। उसके बाद आया महाकौशल। महाकौशल क्या था? साप्ताहिक था। फिर महाकौशल क्या बन गया? दैनिक। तो पहला मासिक कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र। साप्ताहिक महाकौशल, दैनिक भी महाकौशल। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार थे। अब बिंबाजी भोसले प्रत्यक्ष शासन किए, वेंक्योजी भोसले सूबेदार के माध्यम से शासन किए। तो हमारे यहां सूबेदार हुए। तो पहले सूबेदार थे महिमत राव दिनकर, उसके बाद विठल राव दिनकर, उसके बाद भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, फिर सखाराम हरि, सीताराम टटिया और यादराव दिवाकर। तो नाम याद कर लीजिएगा, है ना। पहले महिपत राव दिनकर और अंतिम यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर अंतिम सूबेदार। कृष्णराव अप्पा क्या थे? प्रथम जिलेदार थे। प्रथम जिलेदार। ठीक है, रघुजी तृतीय ने जिलेदारी व्यवस्था लाई। प्रथम कृष्णराव अप्पा। एडमंड क्या थे? प्रथम अधीक्षक, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। चार्ल्स इलियट क्या थे? प्रथम डिप्टी कमिश्नर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार शासक महिपत राव दिनकर, चार्ल्स इलियट प्रथम डिप्टी कमिश्नर, एडमंड प्रथम क्या? ब्रिटिश अधीक्षक, कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार। छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह से चूने पत्थर की प्राप्ति होती है? याद रखना, हमारे यहां कडप्पा शैल समूह से चूना पत्थर निकलता है, कडप्पा शैल समूह से। और ये कहां है? मैदानी भाग में है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहां है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में। और इसीलिए सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाना भी कहां है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, विशेषकर बलौदा बाजार में। और छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। गलत, हमारे यहां 5 नदी अपवाद तंत्र है। महानदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी और ब्राह्मणी नदी। तो सबसे एकमात्र नदी तो नहीं है ना। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन एकमात्र नदी नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। राजिम में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती है? आपको पता है, राजिम में, है ना, पैरी, सोंडूर और महानदी मिलती है। कौन सी? पैरी, सोंडूर और महानदी। इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। क्या? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस राज्य की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस राज्य की सबसे लंबी नदी है महानदी, 858 किलोमीटर लंबी है। इसी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बनाया गया है उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में कितना बहती है ये? छत्तीसगढ़ में बहती है 286 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी। और छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली कौन सी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। क्वेश्चन समझिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी बोलेगा तो महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ राज्य से बहने वाली सबसे लंबी नदी फिर से महानदी। ठीक है, तो यहां हो गया। और शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। महानदी का उद्गम स्थल कहां है? सिहावा पर्वत, धमतरी, श्रृंगी ऋषि का आश्रम। अपने शिष्य महानंदा के नाम पे महानदी नाम हुआ है। शिवनाथ नदी का कहां है? शिवनाथ नदी का है गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। उससे पहले कहां था? अंबागढ़ चौकी, पानाबरस की पहाड़ी। ठीक है, चलो इंद्रावती कहां से निकलती है? कालाहांडी, उड़ीसा से। ठीक है, हसदेव कहां? कैमूर पर्वत से। ठीक है, चलो
तो ये हो गया यहां तक। अगला क्वेश्चन, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? एक दो करंट के भी अफेयर्स के क्वेश्चन है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस स्थान में है? सिमलीपाल और भीतरनिका ये दोनों कहां हैं? उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब भारतीय रेलवे में, ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप। अब आपको है ना अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप रेल वन ऐप डाउनलोड करिए। इसी में आप टिकट बुक कर सकते हो, इसी में कंप्लेन कर सकते हो, इसी में अपना पूरा स्टेटस देख सकते हो। रेलवे का पूरा काम एक में हो जाएगा, रेल वन ऐप। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस तमाल को, आईएनएस तमाल जहाज है ये, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है? तो आईएनएस तमाल को रूस के सहयोग से तैयार किया गया है। रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हमको हर तरीके से क्या करता है? सहयोग करता है। जब हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो हम अमेरिका की तरफ भागेंगे, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो रूस की तरफ भागेंगे, यही चल रहा है। ठीक है, तो रूस के। अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, टेबल टेनिस में ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा चैंपियन में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? दिव्यांशी भौमिक ने। किसने जीता है? दिव्यांशी भौमिक ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। अंडर 15 में जीता है, किसमें? टेबल टेनिस में, टीटी में, अंडर 15 में दिव्यांशी भौमिक ने। ठीक, तो ये आज के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह सितंबर में एग्जाम है, 15 सितंबर को है शायद लगभग, बताइएगा कमेंट करके। याद रखिए, अपन इसी तरह बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, पूरा टॉपिक का रिवीजन करेंगे। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मान लो वो क्वेश्चन नहीं आया है, उसी टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो वो भी बनना चाहिए। इसीलिए हम इतना डिस्कस करके पढ़ रहे हैं। समय है, 1 महीने से ज्यादा समय है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आए और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग सेलेक्ट हो। ठीक है, फिजिकल जो भी हुआ बीत गया, अगर आपको कंपनसेट करना है, अपना नंबर बढ़ाना है तो रिटर्न बेस्ट है, तो रिटर्न में अच्छे से ध्यान दो। बचा हुआ मैथ्स और रीजनिंग योगेंद्र सर कराएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये सीरीज कैसी लग रही है, कितनी यूजफुल होगी आपके लिए, क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, और अगर कुछ सुधारात्मक कदम भी है आपके तरफ से तो जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं बताना चाहूंगा हमारी संस्था के द्वारा पुलिस आरक्षक के लिए भी कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में भी तो अपन धूम मचाएंगे ही। ठीक है, मैं ये भी बता रहा हूं दोस्तों, शिक्षक का भी पोस्ट आएगा ही। अभी अगर नहीं आया तो अगले साल फरवरी के बाद वो आएगा ही। ठीक है, सीजी टेट के एग्जाम के बाद बहुत चांसेस है कि शिक्षक भर्ती आएगी ही। और अभी 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसमें शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सार्वजनिक मंच से हमारे मुख्यमंत्री साहब 2-3 जगह घोषणा कर चुके हैं कि हम जल्द ही भर्ती करेंगे। ठीक है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो फाइल है शिक्षक भर्ती की वो प्रक्रियाधीन हो चुकी है, फाइल चढ़ पड़ी है। ठीक है, तो आप शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में उसके लिए भी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। जिनका सीजी टेट का एग्जाम क्लियर नहीं है तो टेट के एग्जाम की भी क्लास है, तो आप एक बार जरूर फोन करके पता कर सकते हैं। सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, सीडीपी और पूरा जीएस। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान का पूरा क्लास मैं ही लूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग बोलेंगे कि अभी शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आज नहीं आएगी लेकिन 6 महीने में तो जरूर आएगी, इतना आप याद रख लेना। आज तैयारी करोगे तो 6 महीने बाद की भर्ती के लिए बहुत पावरफुल हो जाओगे। अगर 6 महीने तक वेट करोगे, नोटिफिकेशन आएगा, 30 दिन में एग्जाम होगा और फिर वही होगा जो हमेशा होता आता है। फिर अगले भर्ती की तैयारी करना, फिर 30 दिन पढ़ना, फिर अगले भर्ती की तैयारी करना। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, कहीं से भी तैयारी करो, कोई जरूरी नहीं है योगेंद्र साहू से, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन तैयारी करो अगर नौकरी चाहिए तो। ठीक है, माहौल आप देख ही रहे हो कितना ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक, कभी भी याद रखना, तैयारी तब होती है जब एग्जाम नहीं होता। जैसे ही एग्जाम आता है केवल रिवीजन होता है। ठीक है,
और ऐसे लोग जो अभी से तैयारी कर रहे हैं वो आपसे कई गुना आगे हैं। वो एक ही गलती 10 बार कर चुके हैं, अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। शिक्षक भर्ती की तैयारी क्यों करनी चाहिए, इसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा और बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, आपकी पूरे ज्ञानेंद्रियां खुल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।